हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। चलिए हम लोग कुछ आज नया सीखते हैं और वो नया टॉपिक जो हम लोग आज सीखेंगे वो है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब हम मशीनरी खरीदें या कोई भी फिक्स एसेट परचेज़ करें, उससे रिलेटेड कोई भी खर्च होता है तो वो फिक्स एसेट के कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्च होगा सब बिल्डिंग के कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। चाहे वो ब्रिक का कॉस्ट हो, सैंड का कॉस्ट हो, आयरन बार हो, जितना वुड्स हो यानी कि लकड़ी हो, सब इलेक्ट्रिसिटी का काम जो भी करेंगे सब वो बिल्डिंग के कॉस्ट में ही ऐड होगा ना। अगर आप फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट बुक करवाते हैं, तो फ्लैट का जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? फ्लैट का कॉस्ट प्लस उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, रजिस्ट्री भी तो करवाइएगा। अगर ब्रोकर के थ्रू खरीदे हैं यानी कि दलाल के थ्रू खरीदे हैं तो उसको ब्रोकरेज दीजिएगा, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। प्लस जो भी खर्च आया जब तक कि वो आपके अंडर ना आ जाए, आप उसको यूज़ ना करने लगे, तो सारा खर्च उस एसेट के कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फिक्स एसेट्स। अब मशीनरी की ही हम बात करते हैं। मशीनरी खरीदे तो मशीनरी का खर्च खरीदने का, अब उसको किसी व्हीकल से तो लाएंगे ना। अब ट्रक से मंगवाइए, बाई ट्रेन मंगवाइए। अगर अब्रॉड से उसको इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो भी मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। प्लस आप उसका इंश्योरेंस करवा लिए हैं ताकि अगर किसी तरह का डैमेज हो तो यू कैन रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, वो भी उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी पेमेंट करिएगा, वो भी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी होगा। तो सारा कुछ जोड़ जाड़ के जो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा वही हमारा एक्चुअल अमाउंट रिकॉर्ड होगा इन द बुक्स। अलग अलग हेडिंग में नहीं जाएगा, सब कुछ जोड़ जाड़ के मशीनरी का कॉस्ट कहलाएगा। तो सपोज़ कीजिए मशीनरी ही हम अगर बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकालना है हमको। क्या हो जाएगा? पहला परचेज प्राइस, ऑफ मशीनरी, अब उसको कैरी करने का जो भाड़ा लगा वो ऐड होगा। सेकेंड आइटम इसमें ऐड कर रहे हैं कैरेज और फ्रेट पेड ऑन मशीनरी। अगर ब्रोकर को पेमेंट किए हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस, ये भी ऐड हो गया। फिर क्या ऐड करें? इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी को इंश्योरेंस करवा लिए तो उसका जो प्रीमियम पेमेंट किए इट विल बी एडेड। गाड़ी खरीदते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो गाड़ी के कॉस्ट में ऐड होता है कि नहीं ऐड होता है? तो यहाँ मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो गया। उसके बाद जब मशीन आएगा तो पूरा मशीन पार्ट बाय पार्ट में आता है, ठीक है। उसको हम जहाँ पे इंस्टॉल करना है उस साइट पे टेक्नीशियन को बुला करके इंस्टॉल करवाते हैं। चाहे वो इंजीनियर हो, कोई टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, तो उसको इंस्टॉलेशन चार्ज पेमेंट करिएगा कि नहीं करिएगा? तो वो भी ऐड हो जाएगा। अब मशीन अनलोड करवा करके खुद तो नहीं ना साइट पे ले जाइएगा, मजदूर ही से तो रखवाइएगा, सर पे उठा के नहीं ले जाएंगे। तो उसके लिए जो वेज पेमेंट किए हैं लेबरर्स को, वो भी मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ऐड कीजिए।
वेजेस, सब कुछ जोड़ दिए तो जो फाइनल आंसर आया, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। और इसी टोटल कॉस्ट से मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पेमेंट किए हैं, अगर चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक क्रेडिट कर देंगे, कैश पेमेंट किए हैं तो कैश क्रेडिट कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मशीनरी का कॉस्ट होता है उसका पेमेंट हम चेक से कर देते हैं, बाकी सारा अमाउंट कैश में पेमेंट किए हैं तो ब्रेक कर देंगे। लेकिन मशीनरी का कॉस्ट तो यही वाला जाएगा। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे विद दिस फाइनल आंसर और टू बैंक अकाउंट फॉर द परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी एंड टू कैश अकाउंट फॉर द बैलेंस अमाउंट। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। और कभी भी किसी भी आइटम को इंडिपेंडेंटली डेबिट नहीं करिएगा। परचेज किए हैं मशीनरी, उससे रिलेटेड सारा खर्च जब तक कि वो मशीनरी यूज़ करने के लायक ना बन जाए, सारा खर्च मशीनरी के कॉस्ट में ही ऐड होकर के कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये मेरा एक एसेट आएगा विद द टोटल कॉस्ट। एक बार मशीनरी यूज़ होने लगेगा तब उससे रिलेटेड जो खर्च होगा वो अलग अलग अकाउंट से डेबिट होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और ये क्या है, दिस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। द टोटल अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अंडरस्टूड। उसी तरह से अगर घर बनवा रहे हैं तो ईंट, बालू, सीमेंट, छड़, सब कुछ, लेबर चार्जेस, मिस्त्री का चार्ज, प्लम्बर, टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, सबको जोड़ जाड़ करके हमारा वो बिल्डिंग का कीमत कहलाता है। अलग अलग किसी भी सेपरेट अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, सारा कॉस्ट बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा। ये नहीं कि ब्रिक अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट, सैंड अकाउंट डेबिट, नो, द एंटायर अमाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रजिस्ट्री भी करवाना पड़ता है तो रजिस्ट्रेशन खर्च भी आता है, वो भी बिल्डिंग के कॉस्ट में ही जाएगा। ज़मीन खरीदते हैं, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज देयर ऑल्सो। तो अब और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स। राधा कमल एंड सन्स के बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। गिविंग सूटेबल नरेशंस। पहला, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। कैश में खरीदे नीलेश से तो नीलेश को इग्नोर कर दीजिए। ऑल्सो पेड 1000 फॉर देयर कैरेज, और उसको लाने में हमारा 1000 का खर्च हुआ। ये परचेज से रिलेटेड खर्च है 1000, तो इसके लिए हम सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे। परचेजेस अकाउंट में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। वो एडिशन वाला जो फंडा है ना, सिर्फ फिक्स एसेट से ही रिलेटेड है। तो परचेजेस अकाउंट में यहाँ पे सेपरेट अमाउंट जाएगा और कैरेज अकाउंट में सेपरेट अमाउंट जाएगा। तो पहला जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 1000 और कैश पेमेंट किए हैं तो टू कैश अकाउंट। नरेशन, गुड्स purchased for cash। नेक्स्ट बोल रहा है पेड टू सीता ₹9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000। सीता को हमने फुल सेटलमेंट करके पेमेंट किया है और हमने कितना पेमेंट किया है 9,650।
ड्यू कितना था 10,000, तो ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है। तो जो डिफरेंस अमाउंट आया दैट इज डिस्काउंट। 10,000 के बदले में 9,685 पेमेंट किए, तो 350 रुपये हमारे लिए डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री सीता को पेमेंट कर रहे हैं, तो सेकेंड वन, सीताज अकाउंट डेबिट अमाउंट विल बी 10,000, फाइनल पेमेंट है 9,650 कैश में और 350 डिस्काउंट में। टू कैश अकाउंट and to discount received account. Cash paid to Sita and discount received. Next transaction says purchase a machinery by giving a check of rupees 3 lakh. मशीनरी खरीदे हैं और उसके लिए चेक दिए हैं 3 लाख रुपया। तो मशीनरी का कीमत 3 लाख और यहाँ पे मशीनरी का जो पेमेंट किए हैं चेक से पेमेंट किए हैं एंड पेड रुपीज़ 25,000 इन कैश ऑन वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। और वेजेस दिए मशीनरी को इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे दो आइटम तो है, एक मशीनरी का परचेज प्राइस है और दूसरा वेजेस है, लेकिन दोनों मशीनरी के कॉस्ट में ही जाएगा, अलग अलग नहीं ब्रेक करके शो करेंगे। हाँ, पेमेंट किए हैं चेक से और कैश से, उसका दो सेपरेट अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट में कितना डेबिट करिएगा 3,25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 और चेक से पेमेंट किए हैं तो टू बैंक अकाउंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी वॉज 3 लाख और वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए दिए 25,000 कैश में, तो उसके लिए कैश क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। मशीनरी purchased and wages paid for its installation. क्लियर है? अगला ट्रांजैक्शन बोल रहा है परचेज्ड ब्रिक्स फॉर रुपीज़ 15 लाख एंड टिम्बर फॉर रुपीज़ 10 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने ईंट खरीदा है 15 लाख रुपए का और टिम्बर किसको बोलते हैं? लकड़ी को 10 लाख का लकड़ी खरीदे हैं। लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है घर बनवाने में, तो 10 लाख का लकड़ी खरीदे हैं। द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक और दोनों अमाउंट का पेमेंट हम चेक से किए हैं। तो टोटल हमारा बिल्डिंग का कॉस्ट कितना होगा? ब्रिक का कॉस्ट प्लस टिम्बर का कॉस्ट, दोनों को ऐड करके बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ मेरा बिल्डिंग कैपिटलाइज हो गया विथ रुपीज़ 25 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25 लाख। डेबिट क्रेडिट में तो सेम अमाउंट जाता है और चेक से पेमेंट किए हैं तो टू बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका 15 लाख प्लस 10 लाख, दोनों का सम टोटल। ब्रिक्स एंड टिम्बर purchased for construction
of building. Next, purchased an old machinery for rupees 1 lakh and spent rupees 5,000 on its carriage and 20,000 on its immediate repairs. सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदे हैं और उसको लाने का खर्च हो गया आपका 5,000, और सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदे हैं तो उसका थोड़ा सा रिपेयरिंग वगैरह करवाइएगा ना, सर्विसिंग करवाइएगा ना, तो 20,000 का सर्विसिंग चार्ज हो गया. एंटायर पेमेंट इज़ मेड बाय चेक. तो मशीनरी का टोटल कॉस्ट कितना आया? 1 लाख का मशीनरी का कीमत, प्लस जो भाड़ा दिए हैं वो ऐड कीजिए, प्लस जो सर्विस चार्ज पेमेंट किए हैं वो भी ऐड कर दीजिए. तीनों को ऐड करके हमारा मशीनरी का कॉस्ट हो गया. मशीनरी अकाउंट डेबिट, तीनों का कॉस्ट ऐड करके 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 1,25,000 and the entire amount has been paid by check to bank account. Machinery purchased and carriage plus repairing charges paid. Last one, paid rupees 2,500 for repairing of furniture. कोई फर्नीचर था आपका, उसका रिपेयरिंग करवाए हैं. तो ये तो पहले से फर्नीचर आपके पास है, नहीं बोल रहा है कि जस्ट आपने अभी ख़रीदा है फर्नीचर. तो दिस इज़ सेपरेट एक्सपेंडिचर. तो ये मशीनरी का रिपेयरिंग कॉस्ट आएगा. तो इसके लिए हम किस अकाउंट को डेबिट कर देंगे? रिपेयर्स अकाउंट को. टू कैश account. Amount is 2,500. Once the asset is put to use, उससे रिलेटेड खर्च इंडिविजुअल आइटम में डेबिट होता है. Amount paid for repairing furniture. तो ये आपका कंप्लीट हो गया. होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है सारा जर्नल एंट्री. तो आज एक टॉपिक फिर से हमने कवर कर लिया. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय.